हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड शू को देखते हैं, जो कि कोर्ट में हान के साथ अपना मैरिज रजिस्टर करवा रही होती है, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। शू यहाँ पर स्टाफ से कहती है कि आखिर कितना टाइम लगने वाला है, तो हान इसे देखकर सोचता है कि औरों की तरह वैसी टिपिकल लड़की है, जिससे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में भी शादी कितनी जल्दी हो रही है। शू इसका गुस्से वाला मुंह देखकर एक्सप्लेन करने लगती है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आखिर मैं भी पहली बार शादी कर रही हूँ। फिर दोनों ही फोटो क्लिक करवाते हैं और इन लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर यहाँ पर हान शू को पहले ही एक्सप्लेन कर देता है कि अगर तुमने हमारी शादी के बारे में किसी को भी बताई तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, और फ्रेंडली रिमाइंडर दे रहा हूँ कि तुम फिर अफोर्ड नहीं कर पाओगी। ये कहकर हान यहाँ से चला जाता है और शू बस इसकी बातें सुनकर रह जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुंचती है और देखती है कि उसके ग्रैंडपा तो मर गए। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आपके कहने पर मैंने जी फैमिली में शादी कर ली, लेकिन आखिर आप मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देखे बिना पहले कैसे जा सकते हैं। ग्रैंडपा आप हमेशा कहते थे कि आप मेरी शादी देखना चाहते हैं, लेकिन आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। और ग्रैंडपा, क्या आपने कभी सोचा कि आपके बिना मेरे पास कोई घर नहीं है? ऐसा बोलते हुए शू बहुत ज्यादा रोए जा रही होती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा का फ्यूनरल चल रहा होता है और तभी यहाँ पर ग्रैंडपा का जो लॉयर होता है वो शू से बताता है कि मैं आपकी ग्रैंडपा की फाइनल विशेष आपको बताना चाहता हूँ। ये वो 20% शेयर्स का एग्रीमेंट है जो कि ग्रैंडपा ने आपके नाम पर करे, और ये घर और जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज है उन्होंने वो सब भी आपके ही नाम पर करे। और उन्होंने मुझे ये लेटर भी आपको देने के लिए कहा है और आपको समझाने के लिए बोला है कि आप जी फैमिली में जल्दी चले जाओ। शू की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें ग्रैंडपा की बात माननी चाहिए, वो तुम्हारे अच्छे के लिए सब बोल कर गए। अब तभी यहाँ पर शू के डैड आ जाते हैं और उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो, कल रात ग्रैंडपा की मौत हो गई और तुमने हमें इस बारे में बताया भी नहीं। तुमने ये सब जानबूझ के की हो क्योंकि तुम्हारे इंटेंशन मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम सेम अपनी मॉम की तरह। तभी हम देखते हैं कि हान भी फ्यूनरल में आने के लिए पहुंचता है, पर तभी वो बाहर से ही देखने लगता है। शू के डैड उसे चिल्लाते हैं कि आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया ना, तो मैं भी तुम्हारा डैड नहीं। और वो उसे स्लैप लगाने जा रहे होते हैं, पर शू उनका हाथ पकड़ के रोक लेती है और उन्हें चिल्लाती है कि ये आपके हंगामे करने की जगह नहीं है। अगर आप यहाँ पर ग्रैंडपा को अपसेट करने आए हैं तो अब भी यहाँ से निकल जाओ। हान को भी ये देखकर बुरा लगता है कि शू के डैड तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, और शू के डैड उसे धमकी देकर जाते हैं कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। फिर इसके बाद शू अपने ग्रैंडपा को याद करते हुए इमेजिन कर रही होती है और उनसे कहती है कि आप अब भी गए और मैं अब भी से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आपके बिना अब ये घर घर नहीं कहलाएगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आप चाहते थे ना कि मैं अकेले ना रहूँ, तो ठीक है, मैं खुश रहूंगी और अच्छे से रहूंगी। फिर इसके बाद शू बाहर आती है और यहाँ पर हान का असिस्टेंट इसे पिक करने आया होता है। शू इसे कहती है कि तुम मेरा लगेज अपने साथ लेकर जाओ और मुझे घर का एड्रेस सेंड कर दो, मैं वहाँ पर खुद पहुंचूंगी। तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या सच में आप ये बाइक से ट्रेवल करने वाली है? तो शू हाँ कहती है और फिर वो अपनी बाइक से हान के घर पहुंच जाती है और यहाँ पर बहुत सारी मेट्स इसका वेलकम करने के लिए खड़ी होती है। शू ये देखकर सोचती है कि ये तो सच में अमीर लोगों की दुनिया है। अब यहाँ पर जो हाउसकीपर होती है वो शू के कपड़े देखकर सोचती है कि ये लड़की सच में बहुत ही गरीब है। फिर असिस्टेंट शू को बताता है कि ये हाउसकीपर आपको घर की सारी चीजें दिखा देंगी, तो आप अपना सेटल हो जाओ, मैं कंपनी जा रहा हूँ, और अगर कुछ भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकती हैं। तो शू इसे थैंक यू कहती है और वो चला जाता है। और फिर यहाँ पर जो हाउसकीपर होती है इसके तो रंग ही बदल जाते हैं। ये शू से कहती है कि आज मेरे घर पे कुछ जरूरी काम है तो मैं छुट्टी ले रही हूँ, तो मैडम आपको अपना डिनर खुद देखना होगा। शू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर हाउसकीपर यहाँ से जाते हुए सोचती है कि ये ज्यादा दिन तक यहाँ पर मैडम बन के टिकने वाली नहीं है, तो मुझे भी इसे ज्यादा दिन तक सर्व करना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर शू अपना लगेज लेकर घर पहुँचती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब हान घर पे आता है तो वो देखता है कि शू यहाँ पर खाना खा रही है और इस खाने की स्मेल हान को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और ये इसे सॉरी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। फिर हान जल्दी से विंडो खोलता है और शू को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देता है। शू ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर सोचती है कि ये अमीर लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि सबको इनके पैसों के पीछे पड़ा है। हाँ, मेरी फैमिली इसकी फैमिली जितनी अमीर तो नहीं है, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने जो मेरे लिए छोड़ कर गए उससे कम मैं अपना जिंदगी का गुजारा कर सकती हूँ। हान इसे क्लियरली बता देता है कि हमारे बीच में 3 महीने की सीक्रेट मैरिज रहेगी और उसके बाद हम दोनों शांति से डिवोर्स ले लेंगे, और डिवोर्स के बाद ये घर तुम्हारा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम इस बारे में किसी और को नहीं बता सकती हो। अगर तुम बताओगी तो कॉन्ट्रैक्ट का रूल ब्रेक होगा, और रूल ब्रेक करने की वजह से तुम्हें 100 मिलियन मुझे पे करने पड़ेंगे।
इसकी बातें सुनकर शू सोचती है कि कितना बेरहम और चालाक है। अब यहाँ पर हान को पानी पीना होता है तो शू से पूछता है कि हाउसकीपर कहाँ पर है, तो ये बताती है कि उसने छुट्टी ले ली। फिर शू इससे पेन मांगती है और तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे ये घर नहीं लूंगी, मैं बस यहाँ पर 3 महीने के लिए रहूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी इस 3 महीने में कुछ फायदा होगा। और फिर ये इसे गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है और हान सोचता है कि बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर अच्छे से बिहेव करके 3 महीने तक रहो और 3 महीने बाद खुद ही मेरी लाइफ से चली जाओ बिना कोई ट्रिक्स आजमाए। हान की नज़र में शू की इमेज ऐसी होती है कि वो एक गरीब लालची लड़की है जो कि उसकी अमीरी देखकर यहाँ पर उसे शादी करने आई है। फिर यहाँ शू अपने रूम में होती है और अपने ग्रैंडपा को याद करके उनसे कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, आपके बिना भी मैं अच्छे से जीने की कोशिश करूंगी। फिर इसके बाद शू अपनी जॉब पर जाती है और यहाँ पर नर्स उसे देखकर पूछती है कि डॉक्टर शू आप ठीक तो है ना, तो ये कहती है कि हाँ मैं अब फुली रिकवर हूँ, मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ कि अभी भी अपने ग्रैंडपा को लेकर रोती रहूं। अब तभी हम देखते हैं कि शू के डैड यहाँ पर भी पहुंच जाते हैं तो शू इनसे कहती है कि क्या हुआ, आप बीमार हो, तो उसके डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम मुझे कर्ज कर रही हो, देखो चुपचाप से सुन लो, ग्रैंडपा की जो प्रॉपर्टी तुम्हें मिली है वो मुझे ट्रांसफर कर दो क्योंकि ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मुझे मिलनी चाहिए। पर शू नहीं मानती और अपने डैड से कहती है कि क्या आपका दिमाग खराब हो गया है, तो फिर आप यहाँ से कहीं और जाओ क्योंकि मैं दिमाग का इलाज नहीं करती हूँ। तो शू के डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम अपने डैड से कैसे बातें कर रही हो, देखो चुपचाप से ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करो और अपने ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मुझे दो, और अगर नहीं दोगी तो भी मैं तुमसे लेकर रहूँगा और फिर तुम अपनी जॉब भी खो दोगी, याद रखना। तो शू कहती है कि ये प्रॉपर्टी ग्रैंडपा ने मुझे दी है, तो अगर आप मुझसे ले सकते हो तो लेकर दिखाओ, और आप मुझे क्या अनग्रेटफुल बोल रहे हो, आप खुद ही मेरा डैड बनना डिजर्व नहीं करते हो। तो शू के डैड बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने के लिए उसके ऊपर पैन फेंकते हैं और फिर उसे स्लैप भी लगा देते हैं और फिर उसे दोबारा से स्लैप लगाने जा रहे होते हैं तो शू उनका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि आपने मेरी मॉम को मार दिया, लेकिन सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से मैंने आपसे अपना बदला नहीं ली, और अब तो ग्रैंडपा भी नहीं रहे तो मुझे आपको और टॉलरेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब तभी यहाँ पर शू की फ्रेंड आ जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके डैड को चिल्लाती है और कहती है कि अंकल आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊंगी तो आपकी इमेज खराब होगी। शू के डैड यहाँ पे नर्स और बाकी पेशेंट को चिल्लाते हैं कि तुम लोग क्या देख रहे हो, और वो गुस्से में चले जाते हैं। फिर शू की फ्रेंड भी यहाँ पर उन लोग को यहाँ से जाने के लिए बोलती है और शू से पूछती है कि आखिर तुमने अपने डैड से मार कैसे खाई, तुम्हें तो इतनी अच्छी टेक्वांडो आती है। शू कहती है कि मैंने जानबूझ के मार खाई हूँ। फिर शू की फ्रेंड पूछती है कि जरूर तुम्हारे डैड यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा की वसीयत के लिए आए होंगे ना, तो ये बताती है कि हाँ वो चाहते हैं कि मैं ग्रैंडपा के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दूं, पर मैंने उन्हें मना कर दी और उन्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बोली, इसलिए वो इतना गुस्सा हो गए। तो शू की फ्रेंड पूछती है कि अब तुम क्या करोगी, अपनी जगह यहाँ पर किसी और को शिफ्ट करवाओगी या फिर अभी भी पेशेंट को देखना कंटिन्यू रखोगी। तो शू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं पेशेंट को देखूंगी, क्यों नहीं देखूं मैं, मेरे हाथ और पैर में थोड़ी ना चोट आई है, और रही बात ये चेहरे की तो मैं मास्क पहन लूंगी। इसकी फ्रेंड पूछती है कि वैसे कल रात तुम्हारी कैसी गई, हान ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। तो ये बताती है कि वो और मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रह रहे हैं, हम लोगों ने डिसाइड किए कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। तो इसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है कि वो तुम्हारी ब्यूटी पे फॉल नहीं हुआ, तुम लोग सच में एक छत के नीचे रह भी रहे हो या नहीं। शू कहती है कि कल मैं नूडल्स खा रही थी तो ज़रूर उसकी स्मेल उसे पसंद नहीं आई होगी, इसलिए वो सुबह भी जल्दी चला गया था, तो लगता है वो नूडल्स की स्मेल से डर गया होगा। तो शू की फ्रेंड कहती है कि तुम सच में बहुत ही कमाल की हो। फिर शू कहती है कि वैसे वो इतना भी खराब नहीं है, ठीक ठाक दिखता है और बस थोड़ा सा कोल्ड है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम लास्ट नाइट बच गई, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसको अच्छा समझो। फिर इसकी फ्रेंड को कॉल आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है और शू सोचती है कि मैं हान के साथ अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी और हम दोनों ही अपने काम से मतलब रखेंगे, बस 3 महीने की तो बात है, फिर हमारा डिवोर्स हो जाएगा। दूसरी तरफ हम शू के डैड को देखते हैं जो कि उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के साथ होते हैं। स्टेप मॉम इन्हें भड़का रही होती है कि शू कितनी खराब है, आखिर ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए तो वो अपने नाम पर सब करके बैठी है। तभी शू की स्टेप सिस्टर कहती है कि डैड आपको शू से जल्द प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, नहीं तो अगर उसकी शादी हो गई तो फिर वो 20% शेयर्स तो आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले। तो डैड कहते हैं कि वो बस एक अनग्रेटफुल लड़की है अपनी मॉम की तरह, और उसे क्या लगता है कि वो मुझे चैलेंज कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे हाथ से बचेगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि शू की जॉब की छुट्टी होने के बाद जैसे ही वो कार में बैठती है तो वो देख लेती है कि उसके पीछे गुंडे लगे हुए हैं और वो समझ जाती है कि उसकी डैड से वेट नहीं हो रहा है और वो उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। फिर शू अपनी ड्राइविंग करना स्टार्ट करती है और कार को घुमा घुमा कर इन गुंडों को काफी सताती है और फिर बीच में कार रोकती है
तभी हम देखते हैं कि हान भी यहाँ अपने फ्रेंड के साथ कार से आ रहा होता है और वो शू को देखकर यहीं पर ही कार रोक लेते हैं। अब तभी ये गुंडे कार से निकलकर शू से फाइट करने पहुंचते हैं और हान का फ्रेंड ये देखकर कहता है कि चलो हम लोग उस लड़की की हेल्प करने चलते हैं। पर हान तो कार की हेडलाइट ऑफ करने के लिए बोलता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो ये हैंडल कर लेगी। फिर शू तो इन गुंडों से बहुत ही इजीली फाइट कर लेती है और उसे समझाती है कि जाके मेरे डैड और मेरी स्टेप मॉम को कह देना कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वसीयत तो वो लोग मुझसे लेना भूल ही जाए। और क्या मेरी स्टेप मॉम ने तुम लोगों को बताई नहीं कि मैं बहुत ही अच्छी फाइटर हूँ? तो ये कहता है कि उसने हमें बताई थी। तो शू कहती है कि फिर तो गलती उसकी थी कि उसने तुम लोगों को अच्छे से नहीं बताई, तो अब तुम लोग उससे ही अपनी मेडिकल फीस लेना। और फिर शू इसे पैर मार के यहाँ से निकलने को कहती है। फिर शू की सारी फाइटिंग देखने के बाद हान का फ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता था कि इस लड़की के पास इतनी अच्छी स्किल्स है? ये लड़की तो सच में बहुत ही अमेजिंग है। 6 मिनट के अंदर इसने इन गुंडों को मार गिरा दी। फिर हान भी सोचने लगता है कि आखिर शू उसे कितने सरप्राइजेस देने वाली है। तभी यहाँ पर हान का फ्रेंड कहता है कि मुझे तो ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। पर तभी हान का असिस्टेंट कार चलाने के लिए कहता है तो इसका फ्रेंड कहता है कि रुको, मैं पहले जा रहा हूँ उस लड़की से उसका नंबर लेने के लिए। तो हान इसे मना करता है कि तुम नहीं जा सकते हो। तो इसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, मैं तो जाके रहूँगा। अगर मैंने इतनी अच्छी ब्यूटी को खो दिया तो फिर मुझे लाइफ लॉन्ग रिग्रेट होगा। हान कहता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं रहेगी। तो इसका फ्रेंड कहता है कि अगर मेरे लिए नहीं रहेगी तो क्या तेरे लिए सूटेबल रहेगी? और वैसे तेरी बातों में अब मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, कहीं तो इस लड़की को लाइक तो नहीं करता है। तो हान इसका जवाब नहीं देता है और जल्दी से कार से बाहर निकाल देता है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब तो मुझे कार में ले ले। तो हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ड्राइव करो और वो कार लेके चला जाता है और इसका फ्रेंड यहीं बीच रास्ते में फंस जाता है। फिर हम देखते हैं कि शू घर के बाहर जैसी पहुंचती है तो हान भी यहाँ पर आ जाता है और ये इसे देखकर सोचती है कि आखिर मैं क्या बात करूँ। फिर वो इसे हाय कहते हुए बोलती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, क्या तुम भी घर जा रहे हो? तो ये कहता है कि हाँ। फिर शू सोचती है कि आखिर अब मैं और क्या बात करूँ। तभी असिस्टेंट यहाँ पर शू की कार देख लेता है और सोचता है कि तो बॉस की कार है। फिर असिस्टेंट याद करता है कि रास्ते में जो लड़की फाइट कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि बॉस की वाइफ थी। ये सोचकर ये काफ़ी शॉक होता है। फिर हानि से कहता है कि तुम वापस जाओ, कल मुझे पिक करने के लिए पहुंच जाना। तो असिस्टेंट सोचता है कि लगता है बॉस को पता है कि वो लड़की जो फाइट कर रही थी वो यही थी। सच में बॉस सबसे बहुत ही अलग है, इनकी वाइफ के पीछे गुंडे पड़े थे पर ये तो इतने शांत थे, इन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर हम देखते हैं कि हान और शू साथ में घर आते हैं और शू से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? तो ये कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पे करूंगा। फिर हम देखते हैं कि शू इसके लिए कुकिंग कर रही होती है और हान बड़ा खुश होता है। तभी इसे इसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो इससे पूछता है कि आज जो लड़की रास्ते में फाइट कर रही थी उसने मिस सू की स्पोर्ट्स कार ली थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अमेजिंग लड़की आखिर कौन होगी? तो हान अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बताता और फिर वो शू के साथ उसके बनाए हुए नूडल्स खाने के लिए बैठता है और फिर वो रुककर इसे देखने लगता है। तो शू कहती है कि क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो? देखो मैंने बहुत टेस्टी बनाई हूँ और इसमें जहर नहीं मिला हुआ है। तभी हानि से पूछता है कि क्या तुम मिस सू को जानती हो? तो शू बताती है कि हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये सोचता है कि अच्छा, तभी तो ये उसकी कार ड्राइव कर रही थी। फिर हान शू को बताता है कि मैंने हाउसकीपर को फायर कर दिया हूँ क्योंकि आखिर तुम मेरी नॉमिनल वाइफ हो, तो अगर तुम्हें कोई भी बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो वो मेरी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। शू कहती है कि थैंक यू, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चीज खुद हैंडल कर लूंगी। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है और हान सोचता है कि आखिर ये लड़की कैसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी है जो इसकी पर्सनैलिटी इस टाइप की हो गई कि ये दूसरों की हेल्प एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, और वैसे इसकी फैमिली भी अमीर ही है। फिर इसके बाद हान अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वो उसे शू के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। तभी हान का फ्रेंड जल्दी से असिस्टेंट से फ़ोन ले लेता है और हान को बताने लगता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। तुम्हें पता है अभी बाहर के सामने मुझे वही अमेजिंग लड़की दिख रही है जिसको हमने फाइट करते हुए देखे थे। लगता है इस लड़की की किस्मत सच में मेरे साथ जुड़ी हुई है। फिर यहाँ पर हान को गुस्सा आती है कि शू से शादी करने के बाद रात में ऐसे बार में ड्रिंक करने गई है। तभी इसका फ्रेंड इसे शू की फोटो भी भेज देता है और हान बहुत ही शौक होता है ये देखकर कि वो स्मोक भी करती है। हान का फ्रेंड उसे बताता है कि मेरी गॉडेस मेरे सामने है तो इतना अच्छा मौका मैं खो नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ अभी उसे प्रपोज करने के लिए। हान ये मैसेज पढ़कर बड़ा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही बाहर जाने के लिए निकलता है। फिर हम यहाँ शू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बार में होती है और इसकी फ्रेंड से कहती है कि तुम बहुत कम बार यहाँ पर आती हो
तो चलो अच्छे से एंजॉय करो और अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ। फिर शू अपनी फ्रेंड के साथ डांस करने के लिए जाती है और तभी एक बंदा उसे टच करने लगता है और उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। शू उसे चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ो। तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और उस बंदे को एक पंच मारता है और तभी शू गिरने को करती है तो उसका फ्रेंड जल्दी से आकर उसे पकड़ता है और कहता है कि ब्यूटीफुल लड़की, क्या तुम ठीक हो? और फिर ये हान से कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर पहुंच गए। तो हान कहता है कि हाँ कोइंसिडेंस है। फिर हान का फ्रेंड कहता है कि चलो खड़े क्या है, हम लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं। फिर इसके बाद ये लोग बैठते हैं और हान का फ्रेंड इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। ये शू को बताता है कि ये मेरा फ्रेंड हान है और हान से कहता है कि तुम इस लड़की को तो पहले ही देख चुके हो, ये कितनी सुपर स्ट्रांग है। और फिर ये शू से कहता है कि वैसे ब्यूटीफुल लड़की, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताई। तो शू इसे अपना नाम बताती है तो ये कहता है कि तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह ही ब्यूटीफुल है। फिर हान का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम बैठे क्या हो, चलो ड्रिंक करते हैं। तो हान कहता है कि मैं ऐसी जगह पर लड़कियों के साथ ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो शू कहती है कि मिस्टर हान, अगर आपको ऐसी जगह पसंद नहीं है तो आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हो? फिर शू बहुत ही गुस्सा होती है और अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाती है और हान का फ्रेंड भी उसके पीछे जाने को करता है। तो हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसका ख्याल रखो, ये ड्रंक हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि शू ने तो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। तभी हान इसके पास पहुंच जाता है और इसे कहने लगता है कि तुम सच में कुछ हो, आखिर कौन इतनी ड्रिंक करता है? तभी शू तो इसे अचानक से किस कर लेती है और ये जल्दी से इसे दूर करता है और कहता है कि तुम पागल हो गई हो। पर ये देखता है कि ये तो होश में ही नहीं है तो इसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपने ग्रैंडपा की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और फिर ये इसे उठा के ले जाके अपने कार में बैठाता है और इसे देखते हुए सोचता है कि तुम्हारा ड्रिंकिंग बिहेवियर अच्छा नहीं है। तभी शू ड्रंक हालत में इसे कहने लगती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाके डांस करना है और इसे पकड़ के नोचने लग जाती है। कहती है कि आखिर तुम कौन हो? हान कहता है कि होश में आओ, नहीं तो मैं तुम्हें कार से बाहर निकाल कर जमीन में फेंक दूंगा। तो ये चुप हो जाती है और फिर हान भी कार में बैठ जाता है। तभी ये से पूछती है कि क्या तुम्हें सिंगिंग करना पसंद है? तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो ये पूछती है कि फिर क्या तुम्हें सिंगिंग सुनना पसंद है? तो भी ये नहीं कहता है। फिर ये कहती है कि तुम मेरा गाना सुनो, मैं बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती हूँ। और फिर ये गाना सुनाने लग जाती है और उसे टच करने लगती है। तो हान कहता है कि अब चुप हो जाओ, एक काम करते हैं, हम दूसरा गेम खेलते हैं। तो शू ये कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम बलून फुगाने का गेम खेलते हैं। हान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि ठीक है, फिर तुम यहाँ पर मेरा वेट करो, मैं बलून लेकर आता हूँ। शू कहती है कि रुको, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बलून मेरे पास ही है। और फिर वो इसे किस करने लगती है और हान बेचारा शौक रह जाता है कि वो इसे रोक ही नहीं पा रहा है। तभी इतने में एक अंकल यहाँ पर आ जाते हैं और हान से कहते हैं कि मैं तुम लोग को किस करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या तुम अपनी कार हटा सकते हो, मुझे यहाँ से जाना है। तो हान बड़ा एम्बेरस फील करता है और अपने असिस्टेंट को ड्राइव करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू की नींद खुलती है तो ये कल रात के बारे में याद करके बड़ी शौक होती है कि कल इसने हान के साथ क्या करी। फिर हम देखते हैं कि शू अपने ऑफिस में बैठी होती है और वो अपनी फ्रेंड सूजी को कॉल करती है, पर इसकी फ्रेंड एक भी कॉल नहीं उठाती। तो शू परेशान होकर हान के असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड को लोकेट करने में हेल्प कर सकते हो। तो असिस्टेंट बताता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल मिस्टर हान ने आपकी फ्रेंड को ड्राइवर से उनके घर भिजवा दिए थे और अभी वो सो रही होंगी। तो शू ये जानकर खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है और फिर ये हान के बारे में कुछ पूछना चाह रही होती है तो ये भी गौर से सुनने लगता है, पर तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं और कॉल कट कर देती है। तभी हान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि बॉस, क्या आप अपनी वाइफ को लाइक करने लगे? तो हान इसे कहता है कि लगता है तुम्हारे पास बहुत ही कम काम है। तो असिस्टेंट कहता है कि ऐसी बात नहीं है बॉस, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, लेकिन हाँ मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं देंगे ना तो कई सारे लोग हैं उन्हें परस्यू करने के लिए। फिर हान शू और अपनी किस को याद करके बड़ा खुश हो रहा होता है और तभी इतने में यहाँ पर इसका फ्रेंड इसे मिलने आता है और कहता है कि कल रात तुम बहुत ही अनफेयर थे, जिस लड़की को मैं परस्यू कर रहा था आखिर तुम उसे क्यों लेकर चले गए थे? तुम मेरे फ्रेंड हो तो क्या हुआ, तुम्हें मेरे साथ ऐसे कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो क्योंकि आज मेरी गॉडेस ने मुझे वीचैट पे ऐड करी और वैसे बस उसने मुझे मैसेज करके अपनी फ्रेंड के बारे में पूछी, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये बस उसका एक्सक्यूज होगा मुझसे बात करने का। अब असिस्टेंट तो इसे खास के इशारा कर रहा होता है कि वो ये सारी बातें ना बोले क्योंकि हान को गुस्सा आ रहा है। फिर हान अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? तो ठीक है, फिर तुम बाद में रिग्रेट मत करना। ये बोलकर हान अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में इन लोग को शू दिख जाती है और असिस्टेंट कहता है कि लगता है आपकी वाइफ की बाइक खराब हो गई है। शू अपनी बाइक को ठीक नहीं कर पा रही होती है तो हान सोचता है कि आखिर इस बेकार गाड़ी को वो क्यों चला रही है, क्या ये इसे बेटर गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल मेरी वाइफ के लिए तुम एक बहुत ही अच्छी बाइक खरीद के देना, सबसे महंगी वाली, ताकि उसे पसंद आए। असिस्टेंट ये सुनकर समझ जाता है कि बॉस अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा लाइक करने लग गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू जैसे घर पहुंचती है तो वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही होती है और तभी उसे उसके स्मेली नूडल्स मिल जाते हैं। फिर ये पैकेट फाड़ने वाली होती है तभी इसे याद आता है कि उस दिन जब हान घर पे आया था तो इसकी स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। फिर ये जल्दी से टाइम देखती है और सोचती है कि इतनी जल्दी तो वो घर नहीं आएगा, तब तक मैं बना के खा लूंगी। फिर शू बेचारी जैसे ही खाने बैठती है तभी इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है और फिर से एक्टिंग करने लगता है कि कितनी स्मेल आ रही है। शू इसे कहती है कि
घर पे कुछ और खाना नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तभी हान यहाँ से जाते हुए इसे एक बैग पकड़ा था। शू जैसी खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर गाड़ी की चाबी है और हान जल्दी से इसे बताने लगता है कि ये मेरे असिस्टेंट ने तुम्हारे लिए खरीदा है। तो ये शौक होकर कह रही है कि आखिर तुम्हारे असिस्टेंट ने ये मेरे लिए क्यों खरीदा। तो हान कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, एक्चुअली जो तुम्हारी पुरानी बाइक है उससे तुम मेरी बेइज्जती करवा रही हो, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हें ये खरीद के दे रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हें ना लेना हो तो तुम मुझे इसके पैसे ट्रांसफर कर सकती हो। और फिर हान यहाँ से जाते हुए सोचता है कि मेरा फ्रेंड जिन तो इसके वीचैट पर एज अ फ्रेंड ऐड होने पर इतना इडियट की तरह खुश हो रहा था। आखिर वीचैट पर ऐड होना इतना क्या स्पेशल है, अगर मैं चाहूँ तो मैं तो कभी भी ऐड हो सकता हूँ। तभी शू इसे रोकती है और कहती है कि एक्चुअली तुम्हारी इतनी अच्छी गाड़ी ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो तुम इसे वापस ले लो। तो हान भी कहता है कि तुम्हारी मर्जी, लेकिन इससे पहले अपनी ये जो खाने की चीज़ है ना इसे यहाँ से बाहर फेंको, इसमें से कितनी स्मेल आ रही है। अगर इतनी भूख लगी थी तो तुम्हें बाहर से खाना ऑर्डर कर लेना चाहिए था। अगली बार से मेरे रहने का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और शू अपने आप को काम डाउन करती है कि मुझे गुस्सा नहीं होना है। और फिर भी शू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि आखिर ये कैसे टाइप का इंसान है, इतना मूडी, मैंने तो अभी इसे खाई भी नहीं और अब मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। अब तभी शू को असिस्टेंट की कॉल आती है और वो इसे पूछता है कि मैडम आपको मेरी खरीदी हुई गाड़ी पसंद आई कि नहीं। बॉस ने मुझे स्पेशली उसे आपके लिए खरीदने के लिए बोला था और बॉस ने डिनर भी नहीं किया है, तो मैंने ग्रोसरीज दरवाजे के बाहर रख दिया हूँ, आप उन्हें भूखा मत रहने देना। फिर ये सब सुनने के बाद शू सोचती है कि हान इतना भी ज्यादा हार्टलेस नहीं है। फिर इसके बाद शू हान से मिलने जाती है और उसे कहती है कि क्या तुम सो गए। तभी इतने में वो शावर लेकर बाहर निकलता है और इसे देखकर शू सोचती है कि ये तो सच में बहुत ही हैंडसम है और ये टोटली मेरे टाइप का है, लेकिन फेस से थोड़ा सा कोल्ड है। तभी हान से पूछता है कि क्या तुमने मुझे अब अच्छे से देख चुकी। शू कहती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि तुमने खाना नहीं खाए हो और उसने ग्रोसरीज भी लेकर आए। हान कहता है कि अगर तुम पकाओगी तो ही मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो शू को गुस्सा आती है कि ये तो मुझे सच की हाउसकीपर की तरह ट्रीट कर रहा है, इससे अच्छा तो मुझे इसे भूखे रहने देना चाहिए था। फिर शू कुकिंग करने जाती है और हान इसे देखते हुए अपने ग्रैंडपा की बात याद करता है। हान के ग्रैंडपा ने उसे बोले होते हैं कि तुमने अभी शादी नहीं करे हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि शादी करने का कितना फायदा होता है। अब यहाँ पर हान अपने ग्रैंडपा की बात याद करके सोचता है कि ग्रैंडपा ने बिल्कुल सही बोले थे। अब यहाँ पर शू इसके लिए खाना रेडी कर देती है। फिर यहाँ पर शू इसे आवाज देती है कि आ जाओ, खाना रेडी हो गया है और खाना बिल्कुल फ्री है, ग्रोसरीज तुम्हारे तरफ से थी और लेबर का काम मेरी तरफ से था, तो हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एहसान नहीं कर रहे। हान यहाँ पर आके बैठता है और सोचता है कि वैसे तो इस लड़की ने मुझसे पैसों के लिए शादी की है, लेकिन कम से कम ये अपना बेस्ट ट्राई कर रही है और इसे देखकर तो लगता नहीं है कि ये प्रॉफिट की लालची होगी। तभी शू बहुत ही स्माइल कर रही होती है और ये सोचता है कि जरूर ये सब इसकी एक्टिंग है। तभी वो इसे ऐसे देखते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें कुछ पूछना है क्या। तो ये कहता है कि तुम कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाती हो ना। तो शू कहती है कि ऑफ कोर्स मैं कभी भी अपना नुकसान नहीं करती हूँ और हमेशा हिसाब बराबर करती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स 3 महीने बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो यहाँ से जाने से पहले मैं सारी चीजें क्लीन और क्लियर करके जाना चाहती हूँ। फिर डिवोर्स की बात सुनकर हान गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि तुम ही खाओ, और ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। और शू सोचती है कि आखिर ये फिर से गुस्सा क्यों हो गया। फिर हम देखते हैं कि शू ये सारा खाना खाने के बाद अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और इसकी फ्रेंड इसे हान के बारे में पूछ रही होती है कि दोनों का रिलेशन कितना आगे बढ़ा। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है और इसे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। तो शू डर जाती है, जल्दी से अपनी फ्रेंड का कॉल कट करती है और इसे कहती है कि तुम बिना आवाज करे यहाँ पर आ गए, या फिर तुम्हें लोगों की बातें कान लगाकर सुनने की आदत है। हान कहता है कि ये मेरा घर है, मैं कहीं पे भी कभी भी जा सकता हूँ, और वैसे यहाँ पर गिल्टी मैं नहीं बल्कि तुम्हें होना चाहिए। लगता है तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट का रूल भूल गई हो। मैंने बोला था कि हमारी शादी के बारे में तुम किसी और को नहीं बता सकती, पर तुमने अब कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ दिया अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताकर। और फिर ये अपने मन में सोचता है कि तुम मेरी वाइफ बने रहना चाहती हो, इसीलिए तो तुमने दूसरे को बताई हो। तुम बस बाहर से मेरे साथ कोल्ड बनने का प्रिटेंड करती हो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अपने मन में तो तुम मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइड हो। श्वेसी कहती है कि तुम समझो ना, मैंने सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताई हूँ, एक ही पर्सन को। और वो सोचती है कि क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को इतनी इजीली साइन कर ली। आखिर वो 100 मिलियन की बात है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। और हान सोच रहा होता है कि ये मुझे पसंद करती है तो ये मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और वैसे कहता है कि क्या आजकल के डॉक्टर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा करते हैं। तो शुई से चिल्लाती है कि जो भी बोलना है मुझे बोलो, मेरे प्रोफेशन पर मत जाओ। तो हान कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अभी भी याद है कि तुम एक डॉक्टर हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुम मेरी वाइफ की पोजीशन लेकर बड़ी खुश हो। तो शू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि 100 मिलियन की बात है ना, तुम वेट करो, मैं कहीं से भी पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक हाथ से पैसे लेना और एक हाथ से मुझे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके देना। हान तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि कितनी चालाकी कर रही है, आखिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी तो ये मेरी वाइफ रहेगी। पर तभी शू कहती है कि अगर तुम मेरी बात से एग्री हो तो पहले हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए।
तो हान शॉक हो जाता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स, तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो तो मुझे तुमसे डिवोर्स ही लेना है, जितना जल्दी हो जाएगा उतना बेहतर। तो हान इसे कहता है कि तुम इस बारे में दोबारा सोच लो, क्योंकि ये शादी तुम्हारे ग्रैंडपा ने डिसाइड किए थे, तो क्या तुम फिर भी ये करना चाहती हो? तो शू कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम इस बारे में अच्छे से सोचना चाहते हो। ठीक है, फिर जब तुम्हारा जवाब रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। ऐसा बोलकर ये चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शू इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है कि अब उसे 100 मिलियन भरने के लिए मैं अपने ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी बेचूंगी। उसकी फ्रेंड शॉक होती है और कहती है क्या तुम डिवोर्स लेने वाली हो, वो भी 100 मिलियन भर के? तो ये कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का रूल जो टूट गया है। तो शू की फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हारा हस्बैंड तो एक नंबर का पागल है। अच्छा ये जल्दी से इसे डिवोर्स ले लो, और इससे अच्छा तो तुम मेरे भाई से शादी करो, वो बहुत ही अच्छा है, और हम लोग तो तुम्हारे 100 मिलियन भरने में भी हेल्प कर देंगे। पता नहीं वो हान समझता क्या है कि तुम उसके पैसों की लालची हो। जाने दो, तुम उसको गेट लॉस्ट कर दो। तो शू कहती है कि थोड़ा स्लो बोलोगी, नहीं तो सभी को पता लग जाएगा कि मेरा डिवोर्स होने वाला है। अब तभी यहाँ पर हान अपने फ्रेंड्स के साथ आया होता है और शू इसे देखकर जल्दी से अपना मुंह छिपाने लगती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि आखिर ये यहाँ पर किस लिए है। तभी हान का फ्रेंड जिन शू को देख लेता है और उसे बताता है कि देखो मेरी गॉडेस यहाँ पर है, मैं तो जा रहा हूँ उसके पास, और उसके पास बैठने जा रहा होता है। तो हान जल्दी से उसे साइड करता है और जल्दी से शू के पास बैठकर उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये देखो ये मेरी वाइफ है। तो शू इसकी बातें सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। इसी ने मुझसे बोला था कि शादी के बारे में किसी और का ना बताऊं, और कल हमारी डिवोर्स के बारे में भी बात हुई थी, तो आखिर अब इसका क्या इरादा है? और फिर हान शू से कहता है कि अब मैंने तुम्हें अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा दिया तो मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ा हूँ, तो हमारा हिसाब बराबर। शू सोचती है कि अब इसका क्या मतलब है? तो हान से कहता है कि इसका ये मतलब है कि अब तुम्हें 100 मिलियन पे करने की जरूरत नहीं। फिर जिन बड़ा शौक होता है कि उसकी गॉडेस तो हान की वाइफ निकली। तभी शू की फ्रेंड सूजी कहने लगती है कि तुम तो अपने फ्रेंड की वाइफ को चेस करने में पड़े थे। तो जिन हान से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी वाइफ का फ्रेंड बनना चाहता था। तो हान इसे कहता है कि ठीक है, फिर आज रात तुम मेरे साथ बॉक्सिंग के लिए चलोगे। तो जिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अगर मेरे साथ बॉक्सिंग खेलोगे तो मैं 3 दिन तक उठ नहीं पाऊंगा। फिर इस पर शू हंसने लग जाती है। तो हान इसे देखने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शू की स्टेप सिस्टर को, जो कि अपनी मॉम से कह रही होती है कि पार्टी में जाने के लिए मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड की कंपनी में अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी मैं तुम्हें 50,000 देती हूँ, तुम उससे जाके खरीद लो। तो वैन कहती है कि मॉम ये तो बहुत ही कम है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही हूँ जी फैमिली में, और वहाँ पर मैं ऐसे सस्ते कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। फिर ये सुनकर तो इसकी मॉम खुश हो जाती है कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, वो भी जी फैमिली का, जल्दी बताओ क्या वो मिस्टर हान है? तो वैन कहती है कि नहीं मॉम, वो उसका छोटा भाई है। तो इसकी मॉम कहती है कि फिर तो वो अच्छा कहाँ है, मैंने सुनी हूँ कि वो सभी लड़कियों से ऐसे क्लोज होता रहता है। तो वैन कहती है कि मॉम मैं कर ही क्या सकती हूँ, वो मिस्टर हान तो किसी को भी भाव नहीं देता और किसी भी लड़की को क्लोज नहीं होने देता है। तो इसकी मॉम कहती है कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, इतनी रिच फैमिली की अगर तुम डॉटर इन लॉ बन गई तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो वैन कहती है कि मॉम आपके पास कोई प्लान है क्या? तो इसकी मॉम इसे अच्छे से सारी ट्रिक समझाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू अपने ऑफिस में होती है। तभी हान इसे कॉल करके बताता है कि आज तुम्हें फैमिली डिनर के लिए मेरे साथ घर चलना होगा। तो शू इसके लिए हाँ कहती है और फिर कॉल रखने के बाद हान इस बारे में सोच रहा होता है कि उसे शू को याद दिला के रखना होगा कि वो उसकी वाइफ है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस कितने कोल्ड है, अपनी वाइफ के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहे जैसे ग्रैंडपा ने उन्हें डिनर पे बुलाए, जबकि ये तो खुद अपनी मर्जी से उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फिर असिस्टेंट वापस से हान से इस बारे में पूछ लेता है कि बॉस क्या आप अपनी वाइफ को लाइक करने लग गए हो? तो वो भी हान मानने के लिए तैयार नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट शू को यहाँ पे ड्रेस ला के देता है और ये इसे कहती है कि आखिर हान ने ये मेरे लिए क्यों भेजा। तो असिस्टेंट सोचता है कि ये तो मेरे बॉस को सीरियसली नहीं ले रही है और बॉस तो इनके प्यार में पागल हो रहे। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम क्या आप भूल गई, आज आपको बॉस के साथ फैमिली डिनर के लिए जाना था। तो शू कहती है कि सॉरी मैं तो भूल गई थी, क्या मैं नहीं जा सकती हूँ? तो असिस्टेंट कहता है कि आपको जाना पड़ेगा। फिर शू जल्दी से जाके रेडी होके बाहर आती है और हान इसे देखते ही रह जाता है और इसे अपने कोट से कवर करता है। तो शू सोचती है कि क्या मैं सही देख रही हूँ, ये कोल्ड पर्सन इतना जेंटल कैसे हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान शू को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलने पहुंचता है और ग्रैंडपा शू को देखकर खुश होते हैं और पूछते हैं कि मैं जानना चाहता था कि तुम खुश हो कि नहीं। देखो कभी कोई चीज के लिए फिक्र मत करना कि हम लोग तुम्हें कोई चीज के लिए फोर्स करेंगे। शू कहती है कि ग्रैंडपा आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी हान के ग्रैंडपा शू को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करने लगते हैं। तो ये कहती है कि ग्रैंडपा ये बहुत ही महंगा है, मैं नहीं ले सकती। तभी हान शू को ये वापस करता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, ग्रैंडपा तुम्हें दे रहे। तो शू सोचती है कि करना क्या चाहता है, 2 महीने बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा, तो आखिर ये गिफ्ट ये मुझे क्यों दे रहे। फिर हम देखते हैं कि हान के ग्रैंडपा उसे इस बारे में पूछते हैं कि इस लड़की के साथ इतना दिन रहने के बाद तुम्हें कैसा
लग रहा है। क्या तुमने सच में जैसा सोचा था ये वैसी चालाक लड़की लगती है तुम्हें? देखो तुम मुझे फूल नहीं बना सकते हो। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुमने इस बेचारी लड़की के साथ 3 महीने का डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करे हो और ये तुम्हारी बीमारी है कि तुम सब पर शक करते रहते हो कि सब पैसों की लालची है। तुम्हें क्या लगता है कि शिव ने तुमसे अपनी मर्जी से शादी की है? बिल्कुल नहीं। तो हान पूछता है कि क्या उसने अपनी मर्जी से नहीं की है? तो ग्रैंडपा इसे बताते हैं कि शिव के ग्रैंडपा ने मेरी जान बचाई और आज उसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने हूँ और हमारी फैमिली इतना आगे है। और तुम्हें पता है शिव तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर उसके ग्रैंडपा ने अपने मरने की धमकी देकर उसे शादी करवाई और उसने अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं की है। फिर ये सब जानने के बाद हान शॉक होता है। अब तभी हम देखते हैं कि हान का छोटा भाई वैन को लेकर उसे मिलवाने आ रहा होता है और जैसे ही वैन हान को देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है कि यही मिस्टर हान है और फिर ये जल्दी से अपने बाल सही करने लगती है और सोचती है कि मैं तो इससे ही शादी करना चाहती हूँ। और ये बड़ी खुश हो जाती है कि लगता है ये मेरी तरफ देख रहा है, पर हान तो यहाँ पर शिव को देख रहा होता है और जल्दी से उसके पास चला जाता है और इन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी वाइफ है शिव। तो शिव की स्टेप सिस्टर वैन ये देखकर बहुत ही जेलस हो जाती है कि हान की शादी इसके साथ हुई है। फिर शिव यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर वैन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वैन कहती है कि सिस्टर तुमने डैड को इस बारे में नहीं बताई कि तुम मैरिड हो। क्या तुम जानबूझ के अपनी शादी के बारे में छुपाना चाहती हो? शिव सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। लगता है ये जानबूझ के मेरे और हान के बीच में प्रॉब्लम करना चाहती है। अब तभी हान यहाँ पर शिव को हक करके इन लोग से कहता है कि गलती मेरी है, मैंने ही अपनी वाइफ को इतनी सिक्योरिटी नहीं दिया कि वो पब्लिक में हमारे रिलेशन के बारे में बता सके। तो चलो अब हमें कुछ काम है तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ऐसा बोलकर हान शिव को अपने साथ लेके जाता है। तभी वो इसे देख रही होती है तो पूछता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है? तो शिव से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? तो कहता है कि तुम मेरी नॉमिनल वाइफ हो तो क्या हुआ, तुम मेरी वुमेन हो तो आखिर तुम्हें कोई बुली कैसे कर सकता है? और तुम भी कभी मत भूला करो कि हम दोनों मैरिड हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिव घर पे अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है। वो इससे पूछ रही होती है कि तुम अभी भी हान के ग्रैंडपा के घर पे हो या फिर अपने हान के घर पे हो? तो शिव उससे बोलती है कि वो मेरा हान नहीं है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है और इसे कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ? तुम भूल क्यों जाती हो कि हम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाए हैं? शिव सोचती है कि कैसी बातें कर रहा है, अगर इसकी बातें कोई और सुनेगा तो उसे तो लगेगा कि ये मुझे लाइक करता है। तभी यहाँ पर शिव इसे इसके ग्रैंडपा की ब्रेसलेट वापस करने लगती है और कहती है कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती हूँ। तो हान गुस्सा हो जाता है और इसे कहता है कि हमारा डिवोर्स भी हो गया ना, तो भी तुम्हें मुझे ये सब रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वैन घर जाने के बाद गुस्सा हो रही होती है तो इसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया? तो वैन कहती है कि मॉम क्या आपको इस बारे में पता है? तो इसकी मॉम कहती है कि हाँ, तुम्हारे डैड ने बताया था कि शिव के ग्रैंडपा ने उसकी शादी कहीं पर फिक्स करे थे। वैन कहती है कि मॉम आपको पता भी है कि शिव की शादी किसके साथ हुई है? जी फैमिली के मिस्टर हान के साथ। तो ये जानने के बाद तो इसकी मॉम भी बहुत ही शौक होती है और फिर दोनों ही मिलकर प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर ये लोग कैसे शिव को उस फैमिली से निकलवा दे। वैन की मॉम से इस बारे में बताती है कि हान की एक एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है जिसके बारे में रूमर फैला है कि वो उसकी ट्रू लव थी, तो क्यों ना हम उसे लेकर आए। और वो उसे सब आइडिया देती है कि आखिर ये लोग कैसे क्या करेंगे। फिर हम देखते हैं कि हान शिव को किचन में कुकिंग करते हुए देखता है और सोचता है कि इस लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं इससे गुस्सा हूँ और वैसे इसकी कुकिंग स्किल बहुत ही अच्छी है। फिर वो इसे कहता है कि जो भी बना रही हो मेरे लिए भी बनाना। तो वो शिव इसे पीछे देख के डर जाती है। हान कहता है कि तुम तो फिर से डर गई, तुम तो पहले बड़ी ब्रेव हुआ करती थी ना। तो शिव कहती है कि तुम बिना आवाज करे आ जाते हो तो मैं आखिर कैसे ही नहीं डरूंगी। तो हान कहता है कि अच्छा सॉरी, मेरी गलती है। तो शिव कहती है कि क्या तुमने गलत मेडिसिन ले ली हो, तुमने आखिर मुझसे कैसे माफी मांगे? तो हान कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो या फिर तुम्हें मेरी डांट सुनना पसंद है? तो शिव से चिल्लाती है कि तुम पागल हो और तुम्हें डांट सुनना पसंद होगा। तो हान कहता है कि तुम तो इंसल्ट करने में बड़ी अच्छी हो और इसे कीप इट अप बोलकर चला जाता है। तो शिव सोचती है कि लगता है ये सच में पागल हो गया है जो इंसल्ट होने के बाद इतना खुश हो रहा है। फिर इसके बाद दोनों ही साथ में डिनर कर रहे होते हैं और हान से कहता है कि अगर तुम बाद में फ्री होंगी तो मेरे साथ बॉक्सिंग जिम चलोगी। तो शिव मना कर देती है। तो हान कहता है कि तुम जाना नहीं चाहती या फिर जाने से डर रही हो। शिव कहती है कि मैं कोई डरती वरती नहीं हूँ, ठीक है फिर मैं भी चलूंगी। तो हान कहता है कि देखो तुम टफ हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। तो शिव कहती है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हान शिव को अपने साथ जिम में ले आता है और यहाँ पर शिव बॉक्सिंग के ग्लव्स देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। तो इसे देखकर हान सोचता है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, इसे एक्साइटमेंट बड़ा पसंद है और ये अग्रेसिव भी बहुत है, तो आखिर इसने डॉक्टर बनना कैसे चुनी। फिर शिव से कहती है कि चलो अब तुम मेरे साथ मैच करने के लिए तैयार हो।
फिर दोनों ही बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर मैच करने के लिए रेडी होते हैं और शू तो इसे चैलेंज करे जा रही होती है कि देखो अब मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ। हान जानबूझ के इसे फाइट करने दे रहा होता है और हान के फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। शू कहती है कि आखिर तुम क्यों नहीं फाइट कर रहे हो, तो ये कहता है कि ठीक है अब मेरी बारी। हान तो बहुत ही इजीली शू को गिरा देता है और उसे कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम हार मान लो, और फिर ये शू को किस करने लग जाता है। पर तभी इसे दूर करती है और कहती है कि तुमने मेरा बहुत फायदा उठा लिया, आप जल्दी से उठो मेरे ऊपर से। तो हान इसके ऊपर गिरने की एक्टिंग करता है कि मैं थक गया हूँ, मेरे से उठे नहीं जा रहा। फिर हम देखते हैं कि हान के दोनों फ्रेंड इन लोग का डिनर पे वेट कर रहे होते हैं और जिन कहता है कि कहीं सिस्टर इन लॉ ने हान की हालत बुरी तो नहीं कर दी है। तब यहाँ पर दोनों आ जाते हैं और हान शू को अपने बाजू में बैठा देता है और वो शू से बहुत ही शर्मा रहा होता है। तो उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या हुआ, तू अपनी वाइफ को लाइक करने लग गया है। पर हान मानने के लिए तैयार नहीं होता और इसे कहता है कि तू ज्यादा सोच रहा है, और ये शू को देखते हुए सोचता है कि मैं सच में इसके बारे में कुछ तो फील करता हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि शू अपने आप को आईने में देखते हुए सोचती है कि हान की फाइटिंग स्किल तो सच में बहुत ही अच्छी है, लेकिन अब इतनी रात को फार्मेसी बंद हो चुकी है तो आखिर मैं इस चोट पर लगाने के लिए मेडिसिन कहाँ से लाऊं? अगर मैं इसे कवर अप नहीं करूंगी तो आखिर कल काम पे कैसे जाऊंगी? तभी हान यहाँ पर आकर इसे मेडिसिन देने लगता है और कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शू इसे थैंक यू बोलकर मेडिसिन ले जाने लगती है तो ये इसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मेरा चेकअप कर सकती हो, मुझे जानना है कि कहीं मुझे कोई चोट तो नहीं आई है। शू नहीं मान रही होती है तो ये कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम एक डॉक्टर हो। फिर शू को मानना ही पड़ता है और हान जल्दी से अपने कपड़े खोलकर बेड पर बैठ जाता है। तो ये बहुत ही शाय फील करती है और कहती है कि आखिर तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? हान कहता है कि तुम अपना चेकअप करो ना। फिर शू इसके पास जाकर बहुत ही शाय हो रही होती है तो ये इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम सोच क्या रही हो? ये कहती है कि कुछ भी नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, तो तुम अपना रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ। पर हान नहीं मानता और शू को अपने ऊपर गिरा लेता है। पर शू फिर भी कुछ नहीं कर रही होती है तो ये उठ जाता है और यहाँ से चला जाता है। और शू सोचती है कि आखिर इसे अब क्या हो गया, ये फिर से मूडी हो गया। हान अपने रूम में जाकर अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो एक लड़की के बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहता है, तो आखिर इसका क्या मतलब है? तो हान का फ्रेंड कहता है कि यानी तो अपनी वाइफ शू के क्लोज होना चाहता है, कहीं तो उसे लाइक तो नहीं करने लग गया है? तो हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर मैं उस चालाक लड़की को कैसे लाइक कर सकता हूँ, और वैसे भी मैंने तो ये कहा था ना कि मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। और फिर हान कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू अपने रूम के बाहर निकलती है तो ये हान के फेस पे डार्क सर्कल्स देखकर पूछती है कि क्या तुम कल रात सोए नहीं? हान कहता है कि लेकिन तुम तो बहुत ही अच्छे से सोई हो, देखो तुम ज्यादा मत सोचना, मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि आज मैं अपने घर पे डिनर के लिए जाने वाला हूँ, मेरे डैड वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो ग्रैंडपा मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये बोलकर हान चला जाता है। फिर उसके बाद शू हान के साथ उसके घर आ जाती है और उसके डैड और ग्रैंडपा से मिलती है। तभी हान का छोटा भाई शू को देखकर सोचता है कि मेरी सिस्टर इन लॉ तो कितनी ब्यूटीफुल है, और उसकी नजर सिर्फ उसी पर ही होती है। तो वैन को ये देखकर गुस्सा आती है। फिर हान यहाँ पर अपने डैड के हेल्थ के बारे में पूछता है। तभी शून से कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपका चेकअप कर सकती हूँ। तो वैन उसके बारे में बताने लगती है कि हाँ मेरी सिस्टर बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, ये मेडिसिन में तो अच्छी है ही, पर उसके साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग, मोटर बाइकिंग और साथ ही स्मोकिंग में भी अच्छी है। तो हान की मॉम ये सुनने के बाद शू के बारे में सोचने लगती है कि आखिर वो कैसे टाइप की लड़की है। तभी हान यहाँ पर शू की साइड लेते हुए वैन से कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ से जेलस हो, तुम अपना बताओ कि तुम्हारे पास क्या हॉबीज है। तो वैन अच्छा बनने की एक्टिंग करती है कि मेरी कोई हॉबीज नहीं है और मुझे तो स्मोक करना भी नहीं आता है। तो शू सोचती है कि देखो कैसे अच्छी बन रही है। तो हान यहाँ पर शू की फिर से साइड लेता है कि फिर तुम्हारे पास है क्या, मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, क्या तुमने कोई नोबेल प्राइज जीती हो या फिर कोई इंटरनेशनल अवार्ड, कॉलेज में आखिर तुमने क्या मेजर ली थी, और आखिर तुम कौन सी चीज में अच्छी हो। वैन तो सोचने पड़ जाती है कि मैंने तो सारे सर्टिफिकेट खरीदी हुई हूँ। फिर ये बताती है कि मुझे पियानो प्ले करना आता है और डांस आता है। तो हान पूछता है कि क्या तुम्हें कोई अवार्ड मिला है, तो कहती है कि नहीं। फिर हान के ग्रैंडपा शू से इस बारे में पूछते हैं कि क्या ये लड़की तुम्हारी सिस्टर है। तो शू बताती है कि बिल्कुल नहीं, ये मेरी स्टेप सिस्टर है, हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, इसकी मॉम एक मिस्ट्रेस है। तो वैन कहने लगती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आखिर हम फैमिली है। तो हान अपने भाई से कहता है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पर कैसी बातें कर रही है। फिर हान का छोटा भाई वैन को चिल्लाता है कि तुम चुप बैठो। फिर हान वैन को समझाता है कि एक वाइफ और एक गर्लफ्रेंड में ज्यादा फर्क होता है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर बोलने के ज्यादा राइट्स नहीं है, और वैसे भी तुम याद रखो कि तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी हो और हमारी फैमिली में ऐसे लोगों की ज्यादा इज्जत नहीं। फिर हान के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर वैन को तो बड़ी गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि शू जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तभी यहाँ पर वैन उससे मिलने आई होती है और उससे पूछती है कि तुम तो अब मेरा प्लान खराब करके बड़ी खुश होंगी ना। तो शू कहती है कि सिर्फ खुश नहीं बल्कि बहुत ही खुश हूँ, और आज तो मैं खुशी से सोने वाली हूँ। तो वैन कहती है कि ये मत सोचना कि अब जी फैमिली तुम्हारे साथ है तो मैं तुमसे डील नहीं कर पाऊंगी।
नेक्स्ट मंथ हमारी फैमिली की पार्टी है और डैड ने कहा है कि तुम्हें आना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं आई तो सोच लेना मैं तुम्हारी मॉम की सारी चीजें जला दूंगी। तो शू इसका गला दबाती है और पूछती है कि तुम मुझे क्लियरली बताओ कि आखिर मेरी मॉम की कौन सी चीज है जो तुम्हारे घर पे, अगर तुमने मेरी मॉम की चीजों को खराब करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वैन कहती है कि अगर तुम्हें देखना है तो खुद आकर देख लेना। शू कहती है कि ठीक है मैं जरूर वहाँ पर आऊंगी, लेकिन तुम ही बाद में रिग्रेट मत करना। फिर हम देखते हैं कि हान और शू अपने घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो ग्रैंडपा इन लोगों को रोक कर कहते हैं कि तुम लोग आज यहाँ से नहीं जाओगे, क्या तुम दोनों अपने ग्रैंडपा के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकाल सकते। तो ग्रैंडपा के इतने मनाने पर दोनों को ही मानना पड़ता है, और फिर ग्रैंडपा इन दोनों को एक रूम में भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम लोग रेस्ट करो। फिर शू रूम में आने के बाद हान से कहती है कि आखिर हम दोनों सोएंगे कैसे, एक काम करते हैं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट तो होंगे ना, तो तुम बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। हान को बुरा लगता है कि ये मेरे साथ सोना ही नहीं चाहती है, और फिर वो इसे कहता है कि आखिर मेरे घर पे इतने सारे ब्लैंकेट क्यों होंगे, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी जरूरत है। तो शू कहती है कि सच में तुम्हारी फैमिली तो बैंकरप्ट है, तुम बिना ड्रेस की भी होंगी तो भी मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो सोचो अभी तो तुम ड्रेस में हो और तुम ऐसे डर क्या रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। तो शू कहती है कि मेरे लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और फिर वो शावर लेकर बाहर आती है और अपने फोन में ही लगी होती है। तो ये सोचता है कि क्या मैं इसे दिख नहीं रहा हूँ, और या ये मेरी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं है। फिर हान शू के पास जाकर उसे पूछता है कि क्या मैं गुड लुकिंग हूँ। तो ये कहती है कि हाँ, और जैसे इसकी तरफ मुड़ती है तो गलती से इसे किस कर लेती है और फिर इसे जल्दी से मारती है। तो ये कहता है कि तुम जानबूझ के अपने हस्बैंड को मार रही हो ना। तो शू कहती है कि सॉरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि तुम इतने क्लोज होंगे। और फिर ये इसका फेस चेक करती है और कहती है कि थोड़ा सा सूज गया है, मैं तुम्हारे लिए आइस लेकर आती हूँ। तो हान कहता है कि नहीं, आइस बहुत ही ठंडा होता है, तुम एक डॉक्टर हो ना तो कोई और चीज का अरेंज करो। शू कहती है कि लाओ फिर मैं मसाज कर देती हूँ। फिर शू जैसी हान के क्लोज आती है तो ये बहुत ही शर्मा जाता है और शावर का बहाना करके चला जाता है। फिर हान जब वापस आता है तो शू सो चुकी होती है और ये देखता है कि उसे ठंडी लग रही है, तो ये उसे हक करके सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मैंने बीच में स्वेटर रखी थी, लगता है इससे हटा दिया। पर फिर इसे इतना पास देखकर शू सोचती है कि वैसे है बहुत ही हैंडसम। पर फिर शू अपने आप को होश में आने के लिए कहती है कि ये बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड है और मुझे इससे प्यार नहीं कर बैठना है। और फिर वो उठकर यहाँ से चली जाती है तो हान की नींद खुलती है और वो देखता है कि शू यहाँ पर है ही नहीं। फिर ये अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और पूछता है कि शू कहाँ पर है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो काम पर गई है। तो हान को बुरा लगता है कि वो मुझे बिना कुछ बोले ही चली गई, कम से कम मुझे भी जगा देती तो मैं भी उसके साथ जाता, क्या मैं उसकी नजरों में इतना अनइम्पोर्टेंट हूँ। फिर ये अपसेट होकर जा रहा होता है तो इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम जाग ही गए हो तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम्हारे और उस लड़की के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तो डिवोर्स का टाइम आने वाला होगा ना, तो ठीक है इसके बाद तुम उसे डिवोर्स ले भी लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि आखिर में किसी रिश्ते के लिए तुम लोग को फोर्स कैसे कर सकता हूँ। वैसे भी शू एक अच्छी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ वेस्ट ना हो, उसे उसकी खुशियाँ मिलनी चाहिए। वैसे भी शू के ग्रैंडपा ने मुझे उसका ख्याल रखने के लिए बोले थे, तो मैं उसे अपनी बेटी बना लूंगा और उसके लिए एक अच्छा सन इन लॉ ढूंढूंगा। वैसे भी तुम दोनों सीक्रेट मैरिज में हो तो तुम दोनों एक कपल हो, इस बारे में किसी को पता ही नहीं, तो मुझे उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में इजी होगा। आखिर बाकी सब लड़के तुम्हारी तरह ब्लाइंड थोड़ी ना होंगे। ये सुनने के बाद हान को बुरा लगता है कि फिर इसके बाद क्या मुझे शू को सिस्टर कहना पड़ेगा। फिर हान अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तो ग्रैंडपा बहुत ही गुस्सा होते हैं कि आखिर इस लड़के को एक अच्छी लड़की नहीं पसंद आ रही है तो इसे कोई दूसरी अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी। तभी ग्रैंडपा का असिस्टेंट उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि यंग मास्टर को उनकी वाइफ पसंद है और वो उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही चालाक हो, तुम्हारी नजरों से भी कुछ नहीं छिपता है। फिर हम देखते हैं कि शू से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड पहुंचती है और उससे इस बारे में पूछती है कि वो हान के घर पे रुकी हुई थी, तो आखिर उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ। तो शू से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों सेपरेटली सो रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान अपने ऑफिस में होता है और ये शू की तरह ज्यादा स्मोक करने की कोशिश करता है पर इसे बिल्कुल नहीं होता। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि लास्ट टाइम शू ने बॉक्सिंग क्लब में जितने भी ग्लव्स को पसंद करी थी वो सारे खरीद लो, चाहे उसकी जितनी प्राइस हो। तभी असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या अभी भी आप मानने के लिए रेडी नहीं हो, क्या आप अपनी वाइफ को लाइक करने लग गए हो। तो हान इसे मारने लगता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं। तभी यहाँ पर हान को उसके एक्स गर्लफ्रेंड सुमान की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि बॉस सुमान आपसे मिलना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि हान सुमान से मिलने पहुंचता है
और उससे पूछता है कि तुम मुझसे बिजनेस की बात करने वाली थी ना, तो बोलो क्या बोलना है। तो ये कहती है कि हम लोग पुराने फ्रेंड्स हैं ना, तो ये लो पहले ड्रिंक पियो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू अपनी फ्रेंड के भाई से मिलने गई होती है और तभी वो इसे गिफ्ट देता है जो कि शू को बहुत ही पसंद आता है। और इसकी फ्रेंड सूजी से कहने लगती है कि मेरे ब्रदर को अभी नहीं पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, और वैसे भी तुम तो फेक मैरिज में हो ना, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। और फिर ये दोनों साथ में डिनर के लिए जा रहे होते हैं, तभी सामने से हान और सुमान साथ में आते हैं और सूजी का भाई चैन हान को हेलो कहता है। तो हान तो इसे देखकर जेलस हो जाता है कि शू इससे मिलने गई है और इसने इसे गिफ्ट भी दिया है। फिर वो सुमान के साथ यहाँ से बाहर चला जाता है और शू भी इन लोग को देखकर जेलस होती है और सोचती है कि अच्छा तो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, तो ये इसमें इंटरेस्टेड है। तभी तो ये मुझे बोलता है कि मुझ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। फिर ये इतनी अपसेट होती है कि ये सूजी और उसके भाई से कह देती है कि अभी मैं तुम लोग के साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी, मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हान तो बहुत ही गुस्सा होता है और सुमान से अपना पीछे छुड़ाकर जल्दी से कार में बैठता है और सुमान भी इसके कार में बैठना चाह रही होती है, पर ये कार को लॉक कर लेता है और इसे कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम कोई ड्रंक नहीं हो और तुम बस ये सब मुझे फंसाने के लिए एक्टिंग कर रही हो। तुमने क्या मुझे ब्लाइंड समझी हो जो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो सुमान सोचती है कि अभी तो ये मेरे साथ इतना जेंटल था और अब इतना कोल्ड बिहेव कर रहा है, अच्छा तो ये बस उस लड़की को दिखाने के लिए मेरे साथ यहाँ पर आया। हान इसे कहता है कि देखो हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं रहा है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी कार में बैठाऊं, तो ठीक है बाय बाय। तो सुमान से चिल्लाती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ बिजनेस नहीं करना है, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लैंड चाहिए थी वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उस लैंड के बिना मेरा कुछ नहीं चलेगा। तो ये से कहती है कि सॉरी तुम मेरा गलत मतलब मत लो, पर फिर हान इसकी कोई बकवास नहीं सुनता है और कार लेके चला जाता है। फिर हान जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचता है तो वो यहाँ शू को स्मोक करता हुआ देखकर उसे रोकता है। फिर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है क्योंकि ये दोनों ही ये समझ रहे होते हैं कि दोनों ने ही अपना अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ लिए। और फिर हान तो शू के पास उसके फ्रेंड के भाई का गिफ्ट देकर गुस्सा होकर चला जाता है। फिर शू बहुत ही अपसेट होती है, तभी से इसकी स्टेप सिस्टर वैन का मैसेज आता है। वो इसे कहती है कि कल पार्टी में टाइम पर पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हारी मॉम की चीजें मैं जला दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी स्टेप सिस्टर वैन को, जो कि हान की एक्स गर्लफ्रेंड सुमान के साथ प्लानिंग करती है कि वो हान के छोटे भाई के ड्रिंक में ड्रग मिला देगी और उसे और शू को साथ में रूम में भेज देगी ताकि इन दोनों के बीच में जो भी होगा वो सभी के सामने दिखाकर हान और शू का रिश्ता खत्म कर सके। फिर वैन वैसी करती है, हान के छोटे भाई को शू के साथ रूम में भेज देती है और उसे ड्रग दे चुकी होती है। अब यहाँ पर ये शू को हैरेस करने की कोशिश करता है, पर तभी टाइम पर यहाँ पर हान पहुंचकर शू को बचा लेता है और उसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाकर टब में डालता है। पर शू तो हान को किस करने लगती है और उसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। हान कहता है कि ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू को होश आता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। हान कहता है कि तुम डर क्या रही हो, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो सब लीगल है। शू मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो ये इसे याद दिलाता है कि सब तुमने करी हो और मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। तो शू इसे कहती है कि लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी इमोशनल रिलेशन नहीं है, तो हमें इस बारे में भूल जाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद हान गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू की फ्रेंड उसे एक न्यूज के बारे में बताती है कि पुलिस को सारे एविडेंस मिल गए हैं कि उसके डैड ने उसके स्टेप मॉम के साथ मिलकर उसकी मॉम को मारे हैं। फिर ये जानकर शू खुश होती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम्हारी हेल्प हान कर रहा है, उसी ने ही तुम्हारा बदला लेने के लिए तुम्हारे डैड को सबक सिखाया। तो शू सोचती है कि आखिर वो मेरी इतनी केयर क्यों करेगा। तभी शू के डीन उसे बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वो इसे एक अच्छा ऑफर देते हैं अब्रॉड में जाकर 2 साल के लिए काम करने का। और वो शू को समझाते हैं कि ये उसके करियर के लिए अच्छा ऑफर है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। शू इस बारे में सोचने का टाइम लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान की एक्स गर्लफ्रेंड सुमान कोई और बहाने से उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो तो यहाँ पर क्लाइंट से मिलने जाता है, पर यहाँ पर सुमान को देखकर शॉक होता है। ये इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर हान इसकी बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। पर लिपस्टिक के निशान हान के गले पर रह जाते हैं और जब शू ये देखती है तो वो हान को चिल्लाती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर ये अपने डीन को कॉल करके कह देती है कि वो अब्रॉड जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुमान शू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे चेक देते हुए कहती है कि तुम हान को छोड़कर चली जाओ। ये उससे सब झूठ झूठ कहती है कि हान तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए हमारी लाइफ से दूर हो जाओगी तो ये अच्छा रहेगा। पर शू इसके जाल में बिल्कुल नहीं फंसती और इसे चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती ही क्या हो जो तुम मेरे हस्बैंड से मुझे दूर करोगी। पर फिर सुमान कोई और बहाना बना लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें याद है उस दिन तुम्हें वैन ने ड्रग दी थी, उसके पीछे असल में मेरा हाथ था और पता है इस बारे में हान को भी पता था और उसने फिर भी कुछ भी नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें लाइक नहीं करता।
फिर इसकी ये बातें सुनने के बाद तो शू गलतफहमी में चली जाती है कि हान इसे लाइक नहीं करता है। फिर ये अपसेट हो जाती है और इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है कि हान को इस बारे में पता था कि उसे ड्रग देने वाली कोई और नहीं बल्कि सुमान है, और उसने फिर भी सुमान को प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो उसकी ट्रू लव है। फिर शू हान से झगड़ा करती है और उससे कह देती है कि अब वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है, पर ये एग्रीमेंट फाड़ देता है और कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा। पर फिर शू इस बारे में हान के ग्रैंडपा से बात करती है और उनकी मदद से वो कोर्ट जाकर डिवोर्स ले ही लेती है। फिर हम देखते हैं कि शू को इस बारे में पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, पर ये डिसाइड करती है कि ये इस बेबी को रखना चाहती है। हम देखते हैं कि शू की फ्रेंड का भाई इसे प्रपोज करता है और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, पर शू उसे रिजेक्ट कर देती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बेबी हान का है, और उसे ये भी बताती है कि वैसे अब उन दोनों का डिवोर्स हो गया है, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है और अब्रॉड में काम करके अपने बेबी को अकेले पालना चाहती है। तो शू की फ्रेंड और उसका भाई उसे सपोर्ट करते हैं कि वो जो डिसीजन लेगी उसमें वो लोग उसे सपोर्ट करेंगे। हान के ग्रैंडपा भी शू की खुशी में ही खुश होते हैं और फिर शू इन लोग को बाय बोलकर अब्रॉड चली जाती है। हान को जब तक पता लगता है तब तक शू यहाँ से जा चुकी होती है और ये बहुत ही अपसेट हो जाता है। फिर हम डायरेक्ट 3 साल बाद देखते हैं कि शू का एक बेटा भी हो जाता है और वो उसका ख्याल रख रही होती है और वो कोई काम से वापस से अब्रॉड से कंट्री आती है। फिर हम हान को देखते हैं जो कि रास्ते में कहीं जा रहा होता है और तभी वो शू के बेटे से टकरा जाता है। तभी शू जल्दी से अपने बेटे के पास आती है और हान को पता लगता है कि उसका बेटा है और ये सोचता है कि वो अब्रॉड में किसी के साथ रिलेशन में है और ये उसका बेटा है। तभी शू इसे बताती है कि वो एक सिंगल मॉम है, इसलिए वो इसे परेशान ना करे और अपने बेटे को लेकर चली जाती है। ये सुनने के बाद तो हान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो सिंगल है, यानी अभी भी मेरे पास चांस है। फिर हान अपने फ्रेंड से मिलता है और बताता है, फिर हान अपने फ्रेंड लोग से मिलकर उन लोग को सब शेयर करता है कि शू अब वापस आ गई है और ये उसे मनाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि हान काफी सारे तरीके आजमाता है शू को मनाने के लिए और फिर वो यहाँ हॉस्पिटल में बीमार होने की एक्टिंग भी करता है ताकि शू इसका ट्रीटमेंट करे। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी सुमान हान से मिलने आई होती है और अब वो हार मान लेती है क्योंकि हान ने उसे इतने सालों में भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और फिर ये शू से जाकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है कि उसने सब उसे झूठ झूठ बताई थी और हान और उसके बीच में कभी कोई रिलेशन तो स्टार्ट हुआ ही नहीं था। और ये शू से माफी मांगती है तो शू कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ पर हान का चेकअप करने आई होती है और तभी ये इसे पकड़ लेता है और उसे मनाने लग जाता है कि प्लीज मुझे दोबारा से चांस दे दो। अब क्योंकि शू भी हान को बहुत ज्यादा लाइक करती है और उसे अब पता लग गया है कि हान तो उसके लिए सिंसियर है, इसलिए वो मान जाती है। हान इसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेबी किसका है, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। तो शू हंसती है और इसे बता देती है कि वो हमारा ही बेटा है। तो ये सुनने के बाद तो हान बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और शू को हक करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।